लोग ध्यान देना। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। यानी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान देना। जो हम चैप्टर लास्ट क्लास में मान लो बात कर रहे थे, तो हम ये बात किए थे कि ड्यूअल नेचर के बारे में। ठीक है, तो लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो लाइट है ड्यूअल नेचर, मतलब लाइट जो होगा पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो लाइट का दोनों नेचर होता है, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। बात समझ में आया? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है आपके पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये बेस्ड होता है कॉलिजन थ्योरी पे। आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाला हो कॉलिजन, तो वही यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, और ये होता क्या है कि लाइट का जो पार्टिकल्स होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो लाइट के पार्टिकल को बोला गया फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करता है ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के कारण आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर करता है। ठीक है, ये जस्ट लाइक कैरम बोर्ड की तरह होता है। ठीक है, कैरम बोर्ड में भी क्या होता है, आपके पास एक स्ट्राइकर होता है, उससे आप किसी अगर को स्ट्राइक करते हो तो क्या होगा, पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्राइकर से क्या होता है, बाकी सारे जो पार्ट है, ठीक है, बाकी सारे का पोजीशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो स्ट्राइकर का यूज करके। वैसा ही कुछ यहाँ होने वाला है। तो कैरम बोर्ड के गेम में क्या होता है, सारा जो भी चीज़ ऑकर करता है ड्यू टू कॉलिजन ऑकर करता है। ठीक है, ड्यू टू कॉलिजन ऑकर करता है, ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जब कॉलिजन होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, और उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और कॉलिजन होता तो क्या होगा, कॉलिजन से एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी, मोमेंटम। ठीक है, इन इन सब का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो कॉलिजन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि कॉलिजन प्रोसेस होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कॉलिजन प्रोसेस में कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो कॉलिजन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब होता है कि जब कोई कॉलिजन होता है तो कॉलिजन और एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है उसके में कोई टाइम लैग नहीं होता है। ठीक है, यानी कॉलिजन होते ही, जैसे मान ले कि इस बॉल के पास 2 जूल का एनर्जी है और यहाँ पे एक बॉल से टकराने वाला है। ठीक है, अगर आगे बॉल, ये बॉल स्टैटिक है, जो ग्रीन बॉल में मार्क कर रहा हूँ स्टैटिक बॉल है, और ये बॉल जा रहा है 2 जूल की एनर्जी के साथ। जब टकराएगा तो जैसे ही कॉलिजन होगा उसी पॉइंट पे एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, उसी पॉइंट पे एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे ही कॉलिजन होगा उसी पॉइंट पे एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कॉलिजन होगा, यानी कॉलिजन होना और एनर्जी का ट्रांसफर होना दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। यानी कॉलिजन होते ही इसका एनर्जी इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कॉलिजन हुआ और अगले मोमेंट में क्या होगा, जो ग्रीन बॉल है उसके पास 2 जूल का एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें जूम कर रहे हैं कि जो बॉल है अपना पूरा एनर्जी ट्रांसफर करने वाला है और कहीं लॉस नहीं करने वाला है, विथ एजम्पशन कि ये बॉल जो है अपना पूरा एनर्जी उस ग्रीन बॉल को देने वाला है, उस एजम्पशन के साथ हम बोल रहे हैं कि इसके पास 2 जूल का एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉल है वो उसके पास एनर्जी 0 हो जाएगा। तो
इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कब हम बात कर रहे हैं, जब एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एनर्जी क्या होगा, बॉल ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस। तो मेरा पॉइंट यह है कि कॉलिजन होना और एनर्जी का एक्सचेंज होना दोनों में कोई दोनों का मतलब सेम है। कॉलिजन होते ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, उसमें कोई टाइम का लैग नहीं होगा। इवन पिको सेकेंड्स, यानी मैं टाइम लैग का नहीं बोलेंगे, मतलब इवन 10⁻20 सेकेंड्स इतना भी टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं अलाउड है। यानी कॉलिजन होगा और एनर्जी का एक्सचेंज एक साथ हो जाता है, ठीक है। कॉलिजन एंड एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा, एक साथ ऑकर करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफर इज इंस्टेंटेनियस विदाउट एनी टाइम लैग, विदाउट एनी टाइम लैग, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट है कि कभी भी दो कोलिजन एक साथ कभी ऑकर नहीं करेगा, कभी दो कोलिजन एक साथ ऑकर नहीं करता है, ठीक है। तो बोला हुआ है नो टू कोलिजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कोई भी दो कोलिजन कभी भी एक साथ ऑकर नहीं करेगा, ठीक है। तो नो टू कोलिजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। पहला पॉइंट था, हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफर का। एनर्जी ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कॉलिजन, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि कोई भी दो कॉलिजन एक साथ नहीं होगा, ध्यान देना, इस पॉइंट को फिर से बोलते हैं कि जब भी दो कॉलिजन एक साथ नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जैसे मान लिया यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे दो बॉल हम लेके जा रहे हैं, तो ये बॉल के पास एनर्जी मान लेते हैं 2 जूल है और इस बॉल के पास एनर्जी 3 जूल है। तो कब, तो पॉइंट है कि जब दो, हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं इस नीचे वाले जंक्शन में कि जो दोनों बॉल है एक साथ कभी वॉल से टकराएगा नहीं। आपके जो वॉल पे है, वॉल पे जो बॉल है वो एक साथ टकराएगा नहीं। इसका मतलब हम अगर पूछेंगे कि वॉल पे कितना एनर्जी मिल रहा है, तो आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि बॉल, इस पर मार्किंग कर देते हैं, बॉल नंबर जो 1 है और बॉल नंबर 2 इसको मार्क कर देते हैं। तो दोनों कॉलिजन कभी एक साथ ऑकर नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर अगर पहले बॉल फर्स्ट टकराने वाला है, तो जिस मोमेंट पे बॉल फर्स्ट टकराएगा वॉल से, उस पॉइंट पे वॉल में 2 जूल का एनर्जी इन कर जाएगा, ठीक है। और किसी और फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा या लॉस्ट होगा, वो अलग मैटर है। बट जिस पॉइंट पे बॉल बॉल नंबर फर्स्ट टकराएगा, उस मोमेंट पे वॉल पे 2 जूल एनर्जी जाएगा, ठीक है। और अगले मोमेंट पे जब 3 जूल नीचे का बॉल सेकंड टकराएगा वॉल पे, तो यहाँ पे 3 जूल एनर्जी जाएगा। तो यहाँ जो 3 जूल और 2 जूल है, इसको हम 5 जूल नहीं कर सकते हैं, इसको हम 5 जूल करना गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी इन दोनों कॉलिजन का एनर्जी को हम सौंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉलिजन एक साथ नहीं हुआ ना कि हम उसको जोड़ देंगे। तो आप ऐसा बोलोगे कि जो कॉलिजन हुआ है वो एक साथ कभी हुआ ही नहीं है। तो वॉल को जो एनर्जी मिलेगा, पहले 2 जूल मिलेगा, फिर 3 जूल मिलेगा, 2 जूल मिल के खत्म हो जाएगा तो 3 जूल मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी वॉल को एट ए टाइम में 5 जूल एनर्जी नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान देना। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट कॉलिजन, यानी एनर्जी ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कॉलिजन टेक प्लेस 1 by 1, ठीक है। यानी एनर्जी ट्रांसफर का हम बात कर रहे हैं वो 1 by 1 होता है, ठीक है, वो 1 by 1 होता है। उसको हम ऐड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड देम, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक। ये था मेरा अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलिजन के लिए। तो फॉर कॉलिजन टू ऑकर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट शुड कम इन कॉन्टैक्ट, यानी कॉलिजन होने के लिए ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि दो दो चार्ज पॉजिटिव है, तो इन दोनों को अगर हम भेजेंगे तो जैसे जैसे पास आएगा, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट करेगा जी, तो जैसे जैसे पास आएगा इसमें होने वाला है फोर्स ऑफ रिपल्सन। जैसे जैसे पास आएगा
जैसे पास आने आएगा, आपका रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बहुत रैपिडली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एक पॉइंट के बाद होगा इनका अप्रोच क्या हो गया, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, दोनों चार्ज अप्रोच करते करते दोनों का स्पीड क्या जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, रिपल्सन फोर्स इतना बढ़ चुका होगा कि इसके बाद ये फर्दर पास नहीं आएगा और यहाँ से क्या होगा, वापस अपने रिवर्स डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ भी इसको कॉलिजन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉलिजन बोलेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे कॉलिजन में क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आपके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कॉलिजन में एसेंशियल नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आए, आपके कांटेक्ट में नहीं आते हुए भी कॉलिजन प्रोसेस ऑकर कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ये रहा ऑल अबाउट कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी का कुछ फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स क्या क्या बच्चों लोग, तो टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, तो पहला टर्म है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आपको पता है कि लाइट का जो पार्टिकल्स हो, लाइट जो होता है बना होता है फोटोन पार्टिकल से। तो फोटोन पार्टिकल मिलकर बनाता है रे, और बहुत सारा रे मिलके क्या बनाएगा, बीम बनाएगा। यानी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका जो लाइट है वो बना होता है किस में, वो बना होता है फोटोन से, बना होता है फोटोन से। यानी लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया है, लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, तो ध्यान देना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट। एच फोटोन, एच फोटोन। ध्यान देना, जब भी ऐसा बोला जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन। तो अगर हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी के अंदर नंबर ऑफ फोटोन का जो टर्म हो इंक्लूडेड होता है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, आपका नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको पता है कि फोटोन के एक पार्टिकल का एनर्जी के लिए आप लोग इक्वेशन का यूज करते हो, तो आप यूज करते हो एच न्यू। यानी फोटोन के एक पार्टिकल का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू। या इसको लिखते हो आप लोग एच सी वाई लेप्टा। ठीक, ध्यान देना, जो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है कहीं नहीं का प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेमडा होता है। ठीक, अब ध्यान देंगे, करंट किसको बोलते हैं जी, तो करंट किसको बोला गया, तो करंट बोला गया है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड वो बोला गया करंट। और यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव, फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव। तो जिधर चार्ज पॉजिटिव फ्लो करेगा, उधर ही आपका करंट फ्लो करता है, उधर ही आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड को बोला गया करंट। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन डिसाइड किया जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव से। तो जिधर चार्ज पॉजिटिव मूव करेगा, उधर हम बोल देंगे कि करंट उधर की तरफ मूव कर रहा है। यानी जो करंट का डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव से डिसाइड होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपके सर्किट में चार्ज पॉजिटिव मूव नहीं करता है, आपके सर्किट में चार्ज पॉजिटिव मूव नहीं करता है। ठीक है, एक्चुअली सर्किट में मूव कौन करता है जी, तो सर्किट में मूव करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कोई बैटरी हम लगाते हैं,
तो आप लोग पढ़ चुके हो गए 10th में कि बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और बैटरी का नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में क्या आ जाएगा, आपके करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा होता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको पता है कि एटम जो बना होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट सेल में होता है, और आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में है, तो क्या होता है, बहुत बहुत लूजली बॉन्डेड होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, आसान होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये याद रखना कि कभी भी एटम से न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रिमूवल क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। रिमूवल ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज हाईली डिफिकल्ट, क्योंकि न्यूक्लियस को कोई देखा थोड़ी है, ठीक है। न्यूक्लियस ध्यान देना, डिफिकल्ट होता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट होता है, अब उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली सिस्टम में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आपका जो वायर है, आपका जो वायर है यहाँ पे वायर है, वायर बना हुआ एटम से, और एटम का फिगर कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान देना, अब एटम में से अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से कौन इजीली निकलेगा, तो मोस्ट इजीली क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। रिमूवल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, तो किसी भी वायर में आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होता है, मैं ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव करता है। अब उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिवर्स में वे में सोचा गया, ठीक है। अब हम पीछे के साइंस को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो पॉइंट बोला गया कि इसको हम रिवर्स तरीके से सोचते हैं। तो बोला गया क्या गया कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज, चूंकि चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जिधर घूम रहा है उसके अपोजिट में क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव घूमता हुआ आपको लगेगा। एक्चुअली पॉजिटिव घूम नहीं रहा है, बट नेगेटिव के रिवर्स में आपको लगेगा कि पॉजिटिव मूव कर रहा है। क्या क्या लगेगा, पॉजिटिव मूव कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव के रिवर्स में क्या लगेगा कि आपको पॉजिटिव मूव कर रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन के अपोजिट में हम करंट का डायरेक्शन को दिखाए हुए हैं, हम करंट का डायरेक्शन दिखाए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा हो रहा है और करंट का फ्लो उल्टा हो रहा है, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। करंट किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव करता नहीं है, मूव करता इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टे में चार्ज पॉजिटिव मूव करता है, ये हम लोग सोच लेते हैं, ये हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि हम लोग फार्मूला क्यों नहीं चेंज कर दिए, मतलब इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग जूम कर लेते हैं, हमें जूम कर लेते हैं कि जो आई है, आई द फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव, तो क्या दिक्कत है, तो होता क्या है, अगर तुम इसको जूम कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो करंट का डिस्कवरी है, यानी जो करंट यानी प्रोटॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी है, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी 20th सेंचुरी के में हुआ था, ठीक है। यानी डिस्कवरी ऑफ चार्ज पॉजिटिव का डिस्कवरी क्या होता है, 20th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव का डिस्कवरी कब हुआ था, यानी प्रोटॉन ऑलमोस्ट 1900 समथिंग में हुआ है, ठीक है। अब अब हम लोग जो करंट है, करंट पे ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं, करंट पे जो काम चल रहा है वो बहुत पहले, आज से 200-300 साल पहले से काम चल रहा है करंट पे। तो करंट का हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ज्यूम करते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वली क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोले थे कि ठीक है कि पॉजिटिव का जो फ्लो होगा करंट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर चीज आपका चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप उसको उल्टा बोल दो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टे में आपको करंट का फ्लो करेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सिस्टम में, उसके रिवर्स में क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा,
ठीक है, क्लियर है डिस्कशन ऑन करंट। ठीक, अब ध्यान देना, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं जी? एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं, एमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप है, सेटअप किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, ध्यान देना, इसमें यहाँ पे आपके पास देखोगे तो यहाँ पे एक नीचे में बैटरी लिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज क्या वी लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है जो कि आपको मेजर करेगा करंट को। ठीक है, मेजर आई, आई मतलब करंट। ठीक, अगला पॉइंट है कि यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका एयर का अमाउंट क्या होता है, मिनिमाइज किया जाता है, यानी इस सिस्टम में एयर का पार्टिकल्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मेटल सरफेस, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसको लेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक मेटल सरफेस है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पे ऊपर से लाइट डालते हैं, लाइट लाइट का पार्टिकल ऐड करते हैं। ठीक, तो लाइट का पार्टिकल ऐड करें तो क्या होगा कि यहाँ पे सरफेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का, कोई कोलिजन कर करके क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, फोटोन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपका एक प्लेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वो चार्ज पॉजिटिव होते चला जाएगा, और दूसरा प्लेट क्या होगा, वो चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब होता क्या है, जैसे जैसे कॉलिजन करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके कॉलिजन से जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, अगर कॉलिजन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही डिफिकल्टी क्या हो, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट में क्या होगा, आपका जो करंट, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर्स है वो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान ना, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, तो करंट इधर फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रिवर्स में आपका करंट फ्लो करता है, आपका करंट फ्लो करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रिवर्स में क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आप जितना ज़्यादा फोटोन अटैक करवाओगे सिस्टम में उतना ही क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा उतना ही क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये हुआ है आई फोटो करंट, ये जो मतलब फोटो करंट। ठीक है, तो ये जो फोटो करंट का जो वैल्यू होता है, इसको इसको फोटो करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो करंट सिस्टम बिल्डअप हो रहा है ड्यू टू अटैक ऑफ फोटोन, यानी फोटोन के अटैक के कारण ही क्या हो रहा है, सिस्टम में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सिस्टम में करंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और करंट का जो वैल्यू है उसका वैल्यू बोलते हैं हम लोग, एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव करता है। ठीक है, तो एक फोटो करंट समझ में आ गया। फोटो करंट किसको बोलता है, जो आपके सिस्टम में, जो आपका सिस्टम में जो करंट का वैल्यू है उसी को बोला गया है फोटो करंट। क्या बोला गया है, फोटो करंट। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है। ठीक है, तो पॉइंट है, इस इस पूरे सेटअप को रखा जाता है कि एक बॉक्स में। ठीक है, जिसमें हम वैक्यूम मेंटेन करते हैं, जिसमें वैक्यूम मेंटेन करते हैं। तो पॉइंट आखिर ये होना चाहिए कि आखिर वैक्यूम क्यों मेंटेन किया जाता है। तो इसका लॉजिक ये था ना
क्योंकि वैक्यूम नहीं मेंटेन करेंगे तो अंदर में क्या रहेगा, O2 रहेगा, N2 रहेगा, नहीं एयर का पार्टिकल्स रहेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जब फोटोन फोटोन अटैक करोगे सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अगर यहाँ पे अगर एयर रहेगा, एयर मतलब O2 N2 अगर रहेगा, तो उसका पार्टिकल कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। उसके मूवमेंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ब्लॉक करेगा तो यहाँ से N2 अगर निकलता भी है तो क्या होगा, कॉलिजन करके यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। ठीक है, यानी बीच में स्टॉप हो जाएगा, बीच में आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ से जितना भी एयर पार्टिकल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी यहाँ पे पार्टिकल्स का नंबर नियर अबाउट 0 हो जाता है। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसको कोई हिंड्रेंस ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये रहा चलो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप। अब ध्यान देना, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था, ये जो थ्योरी दिया गया था उसका कुछ बेसिस था। ठीक है, उसका कुछ बेसिस था। तो ध्यान देना, तो आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल है, आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन टेबल का यूज करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थ्योरी को देंगे। ठीक है, तो जो पहला ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें बोला गया है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इक्वल टू आई है। ठीक है, आई मतलब इंटेंसिटी। इस पूरी जगह में अगर हम कैपिटल आई यूज करेंगे इसका मतलब इंटेंसिटी होगा, और अगर हम स्मॉल आई यूज करें इसका मतलब क्या होगा, करंट होगा। तो स्मॉल आई का मतलब करंट होगा और कैपिटल आई का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। तो बोला गया कि पहला केस ले रहे हैं कि हम अगर फ्रीक्वेंसी और आई पी मतलब फोटो करंट, आई पी मतलब फोटो करंट, फोटो करंट का मतलब क्या है, जब फोटोन अटैक करेगा प्लेट पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण सिस्टम में करंट बिल्डअप होगा, उसको बोलते हैं हम लोग फोटो करंट। क्या बोलते हैं, फोटो करंट। ठीक, तो पहला ऑब्जर्वेशन टेबल क्या आपका जी, तो बोला गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जो फोटो करंट का वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी 1 पे 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो 1 से इंक्रीज करते करते जब 4 पे पहुंचोगे तो आपके सिस्टम में फोटो करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बोल क्या रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फोटो करंट का वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगा। यानी बिगनिंग में क्या था, टिल न्यू थ्री तक, यानी टिल इस पोजीशन तक आपके सिस्टम में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। ठीक है, न्यू न्यू फोर आते ही क्या होगा, आपके सिस्टम में करंट दिखना स्टार्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी को हम फर्दर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, करंट का जो वैल्यू यानी फोटो करंट का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। आपके फोटो करंट का जो जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, फर्दर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना, ये तो पहला टेबल हो गया अपने पास। सेकंड टेबल क्या बोल रहा है, तो सेकंड टेबल क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं मेरे जो फ्रिक्वेंसी है जो हम चूज करने वाले हैं वो अगर न्यू फोर से कम होगा, इससे कम होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ को दिख रहा है था कि न्यू फोर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास फोटो करंट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बात समझ में आ रहा है। तो बोला गया कि अगर हम फ्रिक्वेंसी कुछ भी लें, मतलब फ्रिक्वेंसी फिक्स हो, बट इसका जो वैल्यू होगा इस फोर से कम होगा, इस न्यू फोर से कम होगा। अब न्यू वन हो, न्यू टू हो, न्यू थ्री हो, कुछ भी चलेगा, बट फोर से कम होना चाहिए। तो फोटो करंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो बोला गया कि फ्रिक्वेंसी अगर कांस्टेंट ले लें और फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है वो न्यू फोर से कम होगा, तो उस केस में बोला गया है कि इंटेंसिटी को हम बढ़ाते जाएं, यानी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है और वैल्यू न्यू फोर से कम है, यानी न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, या फिर कुछ और भी हो, बट आपका न्यू फोर से कम होना चाहिए, यानी इस फ्रिक्वेंसी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखा गया है कि आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, I1 I2 I2 I3 कर लो, बट अब आपका जो फोटो करंट है उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। यानी यानी अगर इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को अगर हम न्यू फोर से कम लेते हैं तो हम इंटेंसिटी कितना बढ़ा ले, यानी पार्टिकल ऑफ फोटोन
इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि 1 में एक फोटोन है तो 2 में क्या फोटोन का नंबर कुछ ज़्यादा होगा, 3 में और ज़्यादा होगा, 4 में और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हम फोटोन का नंबर बढ़ा रहे हैं, फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है हम नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज करते हैं, ना कि एनर्जी को, ना कि एनर्जी को। तो हम फोटोन का बस नंबर बढ़ा रहे हैं। तो फोटोन का नंबर बढ़ाने से आपके फोटो करंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सारे केस में क्या होगा, जीरो होगा, सारे केस में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आया। थर्ड का बात करते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं जिसका वैल्यू म्यू फोर से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे करंट आना कब स्टार्ट हुआ था, तो करंट आना स्टार्ट हुआ था जब म्यू फोर पहुंच गया था, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते जब म्यू फोर गए थे तो करंट आना स्टार्ट हुआ, था, ठीक है। तो यही बोला गया है कि हम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करेंगे न्यू फोर से बड़ा, ये कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। न्यू फोर से बड़ा होगा तो उसके इसमें क्या होगा, तो बोला गया है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो I1 से I2 पे जाओगे तो क्या होगा, इस केस में आपका जो फोटो करंट का वैल्यू है वो I1 से I2 हो जाएगा, I2 से I3 हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी और आपके फोटो करंट में डायरेक्टली रिलेशन होगा, जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, आपका फोटो करंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन कब तक, तो देखा गया है कि इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी इंटेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ फोटोन आप बढ़ा रहे हो, बेसिकली आप नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा रहे हो, ठीक है। देखा गया है जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना एक पॉइंट के आने के बाद क्या होता है, करंट का जो वैल्यू है एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर लेता है। जो करंट का वैल्यू होता है आपके सैचुरेशन वैल्यू को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है, ठीक है। यानी I4 इंटेंसिटी पे अगर करंट I4 है तो I5 पे भी क्या होगा, I4 ही रहेगा, और I6 पे भी क्या होगा, I4 ही रहेगा। यानी क्या होगा, आपका जो इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं बट जो फोटो करंट का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। आप भी देख भी सकते हो आपका जो I6 है, I4 है और ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो इसका बच्चा। सर ये I5 और I6 में भी I4 क्यों रहा, मैं समझ नहीं पाई। देखो ये भी अभी ऑब्जर्वेशन चलो बच्चा, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बस इसको हम लोग समझाएंगे आगे। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, अब इसका जो जो रीजन है अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन करंट का वैल्यू पूरा नहीं बढ़ते नहीं चला जाएगा। तो बोला गया है जैसे जैसे आप I4 पहुंचोगे तो I4 पहुंच के यहाँ वैल्यू I4 हो गया, लेकिन I5 के बाद I5 पे जाओगे, यानी इंटेंसिटी को I4 से I5 चेंज करोगे तो करंट का वैल्यू सेम रह जाएगा। यानी करंट अपना एक सैचुरेशन वैल्यू एक अचीव कर ले रहा है। तो बोला जाता है कि अगर आपका इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी अगर न्यू फोर से बड़ा हो, ठीक है, यानी जिस पॉइंट के बाद आपके सिस्टम में फोटो करंट आना स्टार्ट हुआ था उससे बड़ा हो तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो अपने सैचुरेशन वैल्यू को अचीव ना कर ले, ठीक है। ये सैचुरेशन वैल्यू क्या होता है हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितना टेबल हो गया जी, ये फर्स्ट टेबल था आपके लिए, ये सेकंड टेबल हो गया और एक थर्ड टेबल हो गया। अब ध्यान ना, अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दें, एट कांस्टेंट इंटेंसिटी कांस्टेंट करने का मतलब क्या होता है जी, आपको जो नंबर ऑफ फोटोन है इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपका नंबर ऑफ जो फोटोन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू न्यू फोर से बड़ा है, इससे बड़ा है, तो क्या होगा, तो अगर उसका वैल्यू न्यू फोर से बड़ा है इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे कॉलम आई सैचुरेशन का है। यानी हर फ्रीक्वेंसी के लिए
सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हर फ्रीक्वेंसी के लिए आपका सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी 4 लेंगे तो आई सैचुरेशन क्या होगा, 4 होगा। 5 लेंगे तो आई सैचुरेशन क्या होगा, 5 होगा। 6 होगा, एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। चेक। ये रहा कुछ टेबल्स जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कुछ सिस्टम के बारे में। तो ध्यान ना, जब भी किसी सिस्टम का एनर्जी, जब भी किसी सिस्टम का एनर्जी अगर नेगेटिव आता है, या फिर उल्टा बोलो आप, अगर किसी सिस्टम में अगर अट्रैक्शन होगा, किसी जगह पर अगर अट्रैक्शन होगा, तो उसका एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। कहीं सिस्टम में अट्रैक्शन है, मतलब आपका सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम में नो इंट्रैक्शन होगा, यानी नो इंट्रैक्शन है, इसका मतलब एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। और कहीं इंट्रैक्शन ही नहीं है पार्टिकल्स में, तो बोलते हैं एनर्जी क्या जीरो होता है। अट्रैक्शन रहेगा तो एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से मैं रिपीट करता रहा हूँ, अट्रैक्शन मतलब सिस्टम स्टेबल है, मतलब एनर्जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नो इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या, एनर्जी क्या, जीरो है। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो रिपल्सन के कारण जो सिस्टम होता है वो होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। तो रिपल्सन के कारण सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। और जब भी अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और स्टेबल सिस्टम को हम बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, बाउंडेड सिस्टम। क्या बोलेंगे, बाउंडेड सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन वाला सिस्टम क्या होगा, बाउंडेड होगा। और जो रिपल्सन होगा वहाँ पे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा एंड अनबाउंडेड होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा एंड अनबाउंडेड होगा, ठीक। अब मेरा फोकस है बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम किसको बोलते हैं, तो आप पढ़ चुके हो कि जहाँ पे सिस्टम में अट्रैक्शन होगा और एनर्जी नेगेटिव होगा, उसको बोला गया है बाउंडेड सिस्टम, ठीक। अब ध्यान, तो हर बाउंडेड सिस्टम का अपना कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। तो बोला गया है कि एवरी बाउंडेड सिस्टम हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बोला गया है एवरी बाउंडेड सिस्टम हैव इट्स बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ का नया टर्म आपको सीख रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलोगे, बाइंडिंग एनर्जी आप किसको बोलोगे, ठीक है। तो ध्यान ना, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, यानी सिस्टम तोड़ने के लिए कम से कम कितना एनर्जी आप रिक्वायर करोगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बाउंडेड सिस्टम का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, यानी सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी मान लेते कोई सिस्टम में अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मान लो सिस्टम को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा, सिंपल ध्यान ना, सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट के अलावा और कोई तरीका नहीं है एनर्जी ट्रांसफर करने का, ठीक। तो हीट है, लाइट है, उसका यूज करके हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो बोला गया है कि जब भी सिस्टम में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी नेगेटिव होगा। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, तोड़ के जब दूर करेंगे, यानी तो क्या होगा, आपका जो अट्रैक्शन है उसे जाएंगे नो इंट्रैक्शन पे। सिंपल सा बात है कि किसी भी बाउंड्री सिस्टम को हम तोड़ते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि अभी वो उसमें अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन को भेजते हैं नो इंट्रैक्शन में, यानी एनर्जी जो था अभी नेगेटिव है, उसको हम जीरो कर दिए, ठीक है। इसका मतलब होता है मेरा बाउंड्री सिस्टम क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है, मेरा बाउंड्री सिस्टम क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक।
अब ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी बाउंड्री सिस्टम हैव एनर्जी इक्वल टू -20 यूनिट, तो किसी बाउंड्री सिस्टम का एनर्जी -20 है, तो अब उसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो सिंपल सा बात है कि जितना नेगेटिव होगा ना उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, कितना पड़ेगा? तो +20 यूनिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बाउंड्री सिस्टम का क्या होता है, एनर्जी नेगेटिव होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए उतना ही क्या होगा, उसको अगर तोड़ना है तो आपको ओवरऑल एनर्जी का सम को जीरो करना पड़ेगा। और कैसे होगा? तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही कम से कम आप पॉजिटिव वे में उसमें ऐड कर दो। ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान दोगे, हेंस ये समझाने की कोशिश क्या हुआ है कि हेंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एबव सिस्टम, इस सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज +20 यूनिट, +20 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी जो नेगेटिव है उसका मॉड क्या होगा, मॉड ही बढ़ेगा। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड लिए हुए हैं, हम साइन नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अगर हम अट्रैक्शन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी नेगेटिव भी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एनर्जी नेगेटिव और इंक्रीज करता है तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए लिखा होगा यहाँ पे स्टेटमेंट कि अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है,